नमस्कार। देश के इतिहास के साथ जुड़ा है सीपीडब्ल्यूडी का इतिहास। सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1854 में हुई। 166 साल हो गए और इस गौरवमय सफर पर बातचीत करने के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में स्वागत कीजिए श्री विनीत कुमार जायसवाल का, महानिदेशक सीपीडब्ल्यूडी। विनीत जी नमस्कार। नमस्कार। और आपको बधाई, क्योंकि 1 जून से ही इसी वर्ष आपने महानिदेशक का पद संभाला है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको। तो मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैंडेमिक का ज़माना है। पूरी सेफ्टी आप ज़रूर रखें। और सीपीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें विनीत जी, तो इतिहास के पन्ने पलटकर सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि 1854 में क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह का एक विभाग हो? सरकारी कार्यों में कामकाज के लिए विभिन्न प्रकार के भवनों की आवश्यकता होती है। इनमें मुख्यतः सरकारी भवन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये इन सभी भवनों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह प्रतीत हुआ कि एक अलग विभाग होना चाहिए जिसका हेड वो सेक्रेटरी उन्होंने नियुक्त किया। लॉर्ड डलहौजी के समय में इसकी स्थापना हुई थी और तब से हमारा विभाग लगातार सरकारी और आजकल विभिन्न प्रदेशों के भवनों के भी निर्माण में अग्रणी है। जी, तो जैसे अजमेर डिवीजन पहले बना, फिर धीरे धीरे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, आज़ादी से पहले का अगर हम योगदान देखें, कैसे देखते हैं आप सीपीडब्ल्यूडी की भूमिका को? सबसे पहले हमने जो हमारा सबसे पहला कार्यालय बना वो अजमेर में था। तो अजमेर के मेयो कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1854 में जी। और उसके बाद अगर हम देखें तो मुख्य भवनों में दिल्ली स्थित रायसीना हिल के स्थित भवन, जिनमें मुख्यतः राष्ट्रपति महोदय का आवास, जिसको हम प्रेसिडेंट स्टेट बोलते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग, ये और साथ में फिर दूसरे किनारे पे जिसको हम सेंट्रल विस्टा बोलते हैं, उसके दूसरी ओर इंडिया गेट स्थित है। अच्छा। तो इन सभी भवनों के निर्माण में सीपीडब्ल्यूडी का ही योगदान था। और आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो उनमें कौन कौन सी प्रमुख बिल्डिंग्स हैं? हमारे स्वतंत्रता के बाद भी लगभग 70 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है। हमने बहुत सारे भवनों का निर्माण किया है। अगर हम अभी से शुरू करें तो मुख्यतः इंदिरा पर्यावरण भवन एक ऐसा भवन है जो बहुत से क्षेत्रों में नंबर 1 उस समय था। उसके बाद हमने दिल्ली में कैट के लिए बिल्डिंग बनाई है, एपेलेट ट्राइब्यूनल की। हाँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक बिल्डिंग बनाई है। विज्ञान भवन भी काफ़ी पुराना है। बहुत ये कृषि भवन जो हमको दिखता है, रेल भवन और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, ये सब इस इंडिया गेट क्षेत्र में हमने सारे भवन बनाए हैं। और आपका जिसमें ऑफिस है निर्माण भवन सीपीडब्ल्यूडी ने खुद ही बनाया जी जी। और अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और ईएसआईसी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हमने बनाए। और हाल के वर्षों में, पिछले लगभग 5-7 वर्षों में, हमने आईआईटीज़ और एनआईटीज़, इनके लिए भी बहुत सारे भवनों का उनका मुख्य क्लासरूम, हॉस्टल्स और प्रशासनिक भवन, इन सभी भवनों का निर्माण किया है। तो क्या हम सीपीडब्ल्यूडी की भूमिका इस प्रकार समझें कि सबसे पहला रोल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस है? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। मुख्य रोल तो हमारा भवनों का निर्माण करना है, लेकिन और भी हम बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। भवनों का निर्माण के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो उनका रखरखाव, मेंटेनेंस बहुत ही उतना ही आवश्यक है जितना निर्माण कार्य, क्योंकि अगर हमने उनका मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया तो फिर कुछ समय बाद वो धीरे धीरे फिर वो यूज़ करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो एक तो मेंटेनेंस है, फिर हम लोग सड़कों का भी निर्माण कर रहे हैं, खास करके बॉर्डर एरियाज़ में, जहाँ पे हम लोग साधारण आदमी भी कम ही जाते हैं जी। और लेकिन हमारे जो सीएपीएफ हैं और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो अधिकारी हैं और जो उनके जवान हैं वो जाके काम करते हैं। खास करके अगर हम देखें तो सुदूर उत्तर पूर्व में जी। या लेह साइड में या फिर पाकिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं, उन सब जगह पे हमने सड़कें बनाई हैं, फेंसिंग किया है
और वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं या छोटे नाले हैं जो बरसात के समय में बहुत भयंकर रूप लेते हैं। जी। तो उनके ऊपर भी बड़े बड़े पुल का निर्माण किया गया है। अच्छा। इसके बाद आता है, हमने जब अभी भवन का निर्माण और मेंटेनेंस की बात की और बॉर्डर एरियाज़ की बात की, उसके बाद हम बहुत जगह डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के ऑफिसेज नहीं हैं, अच्छा। तो हम आवंटन का कार्य भी वहाँ पे कर रहे हैं। और जो भी क्वार्टर्स लोग आते हैं खाली करते हैं या अच्छा। फिर नए लोग आते हैं उनको लेने, तो वो सारा काम भी हम कर रहे हैं। मार्केट रेंट असेसमेंट भी करते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से हमारे पास और बहुत सारे दूसरे भी कार्य हैं जो हम कर रहे हैं। तो जैसे ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, तो क्या निर्माण कार्य सिर्फ केंद्रीय सरकार के लिए है या जैसा आपने कहा राज्य सरकारों के लिए भी कार्य करते हैं? हम सभी के लिए जितने सरकारी विभाग हैं, अच्छा। चाहे वो केंद्रीय सरकार के हों या प्रादेशिक सरकारें हों, और इसके अलावा हम PSUs अच्छा। उनके लिए भी बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज़ जैसे IITs और IIMs, ये तो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, तो इनके लिए भी कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी हमने बहुत काम किए हैं। और ख़ास करके जैसे वाराणसी में अभी हमने गंगा घाट का सौंदर्यीकरण, और वहाँ पे एक हम कन्वेंशन सेंटर भी बना रहे हैं। अच्छा। उसका नाम है रुद्राक्ष। अच्छा। तो वो जापान सरकार की मदद से बनाया जा रहा है और बहुत ही विशाल, बहुत अच्छा कन्वेंशन सेंटर है वो। जी, और चाहे बनारस की हम बात करें या राजधानी दिल्ली में हमने देखा है राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में जो डायनेमिक फसाड लाइटिंग होती है जी। जो कि बहुत ही आकर्षक लगती है, वो भी CPWD करता है? जी, हमने डायनामिक फसाड लाइटिंग यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के, इसके अलावा हमने कोलकाता में, वाराणसी में, इवन ईटानगर का जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, अच्छा। वहाँ पे भी हमने डायनामिक फसाड लाइटिंग की है। और अभी हमारे पास प्रस्ताव है कि हम तवांग, अच्छा। अरुणाचल प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो है, तवांग में भी मॉनेस्ट्री है, बहुत वो वर्ल्ड फेमस मॉनेस्ट्री है, तब एक वार मेमोरियल भी है वहाँ पे। अच्छा। हम उन स्थानों के भी डायनामिक फसाद लाइटिंग के लिए काम कर रहे हैं। जी, तो CPWD की पैन इंडिया प्रेजेंस तो है ही, लेकिन अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो वहां पर भी आपने सेवाएं दी हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी तकनीकी दक्षता और हमारे कर्तव्य परायणता के कारण ही हम बाहर भी काम कर पा रहे हैं। काबुल में जो हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग और इंडियन चांसलरी बिल्डिंग बनाई है, वो तो सबको पता है। जी, अफगान पार्लियामेंट। अफगान पार्लियामेंट बनाया, जिसका उद्घाटन किया गया था 2014 में। और इसके बाद अभी जो हमको तीन देश हैं जहाँ पे हमको फिर से काम करने का अवसर मिल रहा है, नेपाल, म्यांमार और सूडान में भी हम अभी काम करने जा रहे हैं। उसके लिए DPR तैयार हो रहा है, बहुत शीघ्र हम वहाँ पे भी काम शुरू कर देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है CPWD में? कितने लोग हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं? CPWD एक बड़ा विभाग है क्योंकि हमारे पास काम भी बहुत है, तो उस हिसाब से काम करने वालों की आवश्यकता भी काफ़ी है। अभी लगभग 24,000 टोटल अधिकारी और कर्मचारी हैं। अच्छा। जिनमें अगर हम इंजीनियर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनकी संख्या करीब 8,000 है। अच्छा। हमारे पास सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, इन हाउस आर्किटेक्चर है हमारा, हॉर्टिकल्चर भी है, और इसके अतिरिक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे हैं। हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा। जो सभी मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं। आपने हॉर्टिकल्चर की बात की, तो दूरदर्शन के जो दर्शक हैं, अगर गणतंत्र दिवस समारोह की बात करें तो जिस झांकी का हम सभी इंतजार करते हैं, फूलों की झांकी, वो भी CPWD की है झांकी। जी, वो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि लगभग प्रत्येक वर्ष हमने इसके लिए विशेष पुरस्कार जीता है। बहुत मेहनत करते हैं हमारे उद्यान विभाग के लोग, और उस पर करीब 3 से 4 महीने का काम चलता है, टोटल कार्य होता है कुल, जो कि फिर अंत में जो उसका परिणाम है वो सभी लोगों को अच्छा लगता है, तो हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। जी, तो अगर भवन निर्माण पर मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि अब जैसे संयुक्त राष्ट्र ने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिहाज से देखें, CPWD कैसे सुनिश्चित करता है कि जो भी आप भवन बना रहे हैं वो स्ट्रक्चरली रेजिलिएंट हो, ग्रीन बिल्डिंग हो
और पर्यावरण के अनुकूल ही हो। स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी और आर्किटेक्चरल फंक्शनैलिटी, हाँ ये जी। दो चीज़ें तो महत्वपूर्ण है ही हैं। सबसे पहले जो भी ये भवन है हमारे, वो फंक्शनैलिटी सबसे सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो जिस काम के लिए बना रहे हैं हम, वो फंक्शंस तो उनमें होने चाहिए। फिर वो हमारा जो भवन है वो स्ट्रक्चरली भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए हम जितने ये भूकंप प्रतिरोधी प्रावधान है उन सभी का पालन किया जाता है। इसके अलावा फायर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो भी हम अपने भवन में उनका प्रावधान करते हैं। उतने ही इन सभी चीज़ों के बराबर ही आवश्यक है सस्टेनेबिलिटी। यस। सस्टेनेबिलिटी का बहुत सिंपल अर्थ है कि हम जो भी करें, कार्य करें, उसका वातावरण पे जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम से कम हो। तो उस दिशा में हम लगभग पिछले मैं बोलूँगा कि करीब 15 से 20 वर्षों से हम बहुत कार्य कर रहे हैं। और एक इंदिरा पर्यावरण भवन जो हमने बनाया था करीब आज से 10 साल पहले, 2010 में उसकी शुरुआत हुई थी। तो हम एक बहुत मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हम वी वेंट रियली इन अ बिग वे टू अटेन एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। और वहाँ पे हमने बिल्डिंग बनाई जिसको नेट ज़ीरो बोलते हैं। नेट ज़ीरो का अर्थ है सिंपली कि जितनी हमको बिजली की आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम भवन में ही उसका बिजली का निर्माण करते हैं। कैसे आप मटेरियल लगाकर या एलईडी लगाकर क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? इसके बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारे पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है बिल्डिंग की वो कम से कम हो। तो उसके लिए सोलर पैसिव आर्किटेक्चर, पेड़ों से उनका सन शेडिंग, मतलब ट्री शेडिंग हो ताकि सीधे धूप का सरफेस पे धूप ना पड़े। और जो हमारे फिटिंग्स हैं बिजली के, पानी के, वो सभी एनर्जी एफिशिएंट हो। उसके अतिरिक्त जो वहाँ पे गंदा पानी है, जो प्रयोग के बाद पानी आता है, उसका भी हमने ये सभी जगह हमने प्रावधान किया है कि वो पानी ट्रीट करें और उसको रिसाइकल करें। फिर बात आती है कि हम जो बरसात का पानी है उसको भी वेस्ट ना जाने दें। तो वर्षा का पानी को भी हम इकट्ठा करते हैं और उसको भूमि में उसको व्हाट वी कॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसका कंजर्वेशन के लिए हम उसको ज़मीन में डालते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत शॉर्ट में अगर हम बोलें। फिर उसके बाद आती है कि हम ऐसे मटेरियल्स का प्रयोग करें जिनमें एनर्जी का यूज़ कम हुआ हो, एम्बॉडीड एनर्जी बोलते हैं इसको। अच्छा। कि बिल्डिंग जो मटेरियल्स हैं उनके मैन्युफैक्चर में अच्छा। कम से कम एनर्जी लगी हो। जैसे एक एल्यूमिनियम है, अच्छा। आजकल एल्यूमिनियम का प्रयोग या ग्लास का प्रयोग बहुत कॉमन हो रहा है। हाँ जी। लेकिन ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको बनाने में बहुत एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। बहुत पेड़ कटेंगे और कोल का यूज़ होगा या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि लोकली अवेलेबल मटेरियल्स और एनर्जी फ्रेंडली मटेरियल्स हों। फिर हीट या कूलिंग के लिए हम विशेष प्रावधान ये करते हैं कि अंदर की गर्मी अंदर ही रहे। अच्छा। ताकि जाड़े के दिनों में हमको बहुत ज़्यादा गर्म ना करना पड़े। जी। और इसी तरीके से गर्मी के दिनों में बाहर की गर्मी अंदर ना आ पाए। जैसे मैंने बोला कि पेड़ों से जी। ट्री शेडिंग, जिससे कि कूलिंग में ज़्यादा एनर्जी ना लगे। तो ये सब बहुत संक्षिप्त में बोले तो हमारे प्रावधान है। तो इसका मतलब विनीत जी, मान के चलें कि अब से कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा तो कोशिश सीपीडब्ल्यूडी की यही रहेगी कि नेट जीरो बिल्डिंग बनाए ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला और हम सभी कर रहे हैं। हमारा कोशिश नहीं है बल्कि ये हमारा ध्येय है, ये हमारा रिजॉल्व है कि हम जितने भी भवन बनाएं वो सभी एनर्जी एफिशिएंट हो, वाटर एफिशिएंट हो और उनमें ऐसे सामग्रियों का प्रयोग किया जाए जो लोकली अवेलेबल हो, जिसमें ज़्यादा एम्बॉडीड एनर्जी ना हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वाटर ट्रीटमेंट करें। इनफैक्ट सभी प्रोजेक्ट्स में हम अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहे हैं। अच्छा। तो उससे जो फिर पानी आता है फाइनली उसको हम ट्रीट करते हैं और लोकली उनको यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए। जी। और किसी भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप कॉस्ट के बिहेवियर को कैसे समझते हैं? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि समयबद्ध तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव भवन बने? जब हमारे पास कोई प्रपोजल होता है कि आप हमको इस तरीके का भवन चाहिए, तो हम शुरू में ही जाके जो हमारे
कस्टमर्स हैं, जो प्रोजेक्ट ओनर्स हैं, हम उनको बताते हैं कि इस तरीके का आप प्रावधान करें, हमको ऐसी चीज़ें अलाउ करिए जिससे कि हम कॉस्ट सेव कर सकें। तो एक तो वहाँ से शुरुआत होती है, फिर हम उसी हिसाब से जब हम एस्टिमेटिंग करते हैं, जो हमारे एस्टिमेट्स बनते हैं, जिसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड मेथड्स हो गए हैं अभी, बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग इन दिस फील्ड, सो नाउ मोर और लेस एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड। तो ये स्टैंडर्ड्स फिर क्या सीपीडब्ल्यूडी ने अपने आप बनाए हैं या कोई और एजेंसी ये बेंचमार्किंग करती है? नहीं, ये सभी काम हम इन हाउस ही अच्छा, करते in-house। हैं। हमारे अलग अलग अभी हमने स्पेशलाइज यूनिट्स खोले हैं। अच्छा, तो जैसे एक CSQ यूनिट, CSQ मीन्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी, ओके, तो उसके लिए हमने एक यूनिट अलग से किया है। एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए हमने CDO, सेंट्रल डिज़ाइंस ऑर्गेनाइजेशन किया है। ऐसे ही हमने जो ट्रेनिंग नीड्स है HR डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे ही हमने उनके लिए भी एक नेशनल CPW एकेडमी बना दिया है। उसमें डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, तो वो इन चीज़ों पे पूरा ध्यान देते हैं। और समय समय पर आपके ये विभिन्न विभाग डिविजन्स जो पब्लिकेशंस लेके आते हैं उससे बाकी लोगों को भी काफ़ी फायदा मिलता है। जी, हमारा प्रयास तो यही है कि क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि उसको जितना बांटा जाए, जितना दूसरों के साथ शेयर किया जाए, वो बढ़ता है। तो हमने इसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं रखे हैं। बहुत सारे हमारे पब्लिकेशंस हैं जो CPWD की वेबसाइट पे cpwd.gov.in पे उपलब्ध है। बहुत आसानी से हम उनको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको हार्ड कॉपी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रिंट करें तो शायद वो बहुत एफर्ट और पैसे उसमें भी लगते हैं, तो एक प्राइस्ड पब्लिकेशंस भी अवेलेबल हैं, उनकी डिटेल्स भी वेबसाइट पे दी हुई है। जी, और जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ा परिवार है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कि 24,000 से ज़्यादा लोग हैं, मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात भी ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि किसी भी भवन को बनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। तो उनके वेलफेयर के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? जो हमारे लेबर हैं, हाँ जी, उनका हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। वैसे तो एक्ट और रूल्स पहले से ही हैं। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 70 का है। अच्छा, सिमिलरली इस एक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, वो 71 के हैं। तो उसमें हमने, और ये सब भी हम करते भी हैं, हमने उनके लिए साइट पे टेम्परेरी शेड्स, अच्छा, उनके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़, उनका हॉस्पिटल्स, उनके बच्चों के लिए क्रैश, उनके स्वास्थ्य के लिए छोटे सेंटर्स, या फिर अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो हम उनको हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं। अच्छा, इस फील्ड में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वाइव्स एसोसिएशन भी बहुत काम कर रहे हैं। उनके बच्चों के लिए या उनके परिवार के लिए वो लोग आर्थिक मदद भी करते हैं, और जहाँ भी आवश्यक हो हम उनके बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आगे बढ़ें और अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें ताकि वो देश के आदर्श नागरिक बन सकें। तो लेबर के लिए जो अभी हमने विशेष कदम उठाए हैं, उनमें जो पिछले लगभग 5 वर्षों से विशेष प्रयास कर रहे हैं वो है स्किलिंग ऑफ लेबर्स। उसमें हम उनको साइट पे ही, बहुत सारी एजेंसीज हैं, CPWD भी उनमें खुद भी कर रही है, उनके साथ मिलके हम उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें कौन कौन से स्किल अपस्किल कराते हैं आप? हर फील्ड में जो उनका ट्रेड्स बोलते हैं हम अच्छा। उनको, जैसे मेसन, अच्छा। प्लम्बर, कारपेंटर, जो अनस्किल्ड हैं उनको उनके फील्ड के लिए भी कि वो और अच्छा कार्य कर सकें, और जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, सेमी स्किल्ड हैं, उनको स्किल करें ताकि वो और आगे बढ़ सकें, उनका वेतन बढ़ सके। तो इस क्षेत्र में हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी हम ये भी प्रावधान कर रहे हैं कि कार्यस्थल पे ही उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए ताकि कोई बीमार हो तो हम वहीं पे उनकी देखभाल कर सकें। फिर हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार कि अगर एम्बुलेंस है, कहीं दूर दूर के क्षेत्र हैं, हॉस्पिटल ले जाने में टाइम लगेगा, तो उनके लिए लोकली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाए ताकि हम उनकी पूरी देखभाल कर सकें। जी, और क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही है, आए दिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स के बारे में सुनते हैं, तो आपको लगता है कि स्टाफ मेंबर्स को भी समझना होगा कि अपस्किलिंग को अपनाएं, क्योंकि बहुत से कार्य शायद टेक्नोलॉजी कर लेगी, तो हम निरंतर अपनी स्किल बढ़ाते रहें। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने विभाग में उसके लिए भी एक अलग से यूनिट खोला है। अच्छा। उनका अभी 2 यूनिट है बोलना चाहिए। अच्छा, एक ई-गवर्नेंस है और एक ERP। अच्छा, ERP या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम रियली बहुत बहुत तेज़ी से अपने विभाग में ERP इम्प्लीमेंट करें। तो उससे फिर
हमारे जो ट्रांसपेरेंसी और आउटपुट है, एफिशिएंसी तो बढ़ती है, आउटपुट भी बढ़ेगा। तो इस पे हम अभी विशेष ध्यान दे रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करेंगे। और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। हमने एक अलग से अपना एक एपीआर का जो हमारे एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है, उसके लिए एक अलग से अपना मॉड्यूल किया हुआ है। हमारे पास एक पीआईएमएस है, अच्छा पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा काम जो हमारे कार्य होते हैं उनकी मॉनिटरिंग, उनके सभी डिटेल्स के लिए जानने के लिए हमारे पास एक पीएमएस है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये सब तो हमने कर लिए हैं, लेकिन अभी हम ईआरपी के माध्यम से उन सबको इंटीग्रेट करके एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये करना चाह रहे हैं, ताकि हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो बदले, हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाए। जी। तो चलते चलते मैं आपके जीवन पर भी ज़रूर जानना चाहूँगा। आपने केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा 1981 बैच के हैं आप, जी और सीपीडब्ल्यूडी आपने ज्वाइन की 1983 से। जी। तो 37 साल हो गए। आप अपनी यात्रा कैसे देखते हैं सीपीडब्ल्यूडी के साथ? मैंने बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, या मैं बोलूँ कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि अलग अलग फील्ड्स में काम किया मैंने। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में था, तो वहाँ पे मैंने हिल एरियाज़, प्लेन एरियाज़, उन सब में, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हाँ की, जी। तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की। फिर मैंने प्रोजेक्ट्स में काम किए। उसके बाद मैं दिल्ली में आया, तो यहाँ पे मुझे जो बहुत प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस में अगर नाम लेना चाहूँ तो दिल्ली विधानसभा, अच्छा और जो राज्यपाल महोदय का उनका निवास है उसका निर्माण भी मेरे समय में ही हुआ, उसमें भी मैंने योगदान दिया। और फिर उसका रखरखाव, 30 हज़ारी कोट एक बहुत बड़ा ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, उसका मेंटेनेंस में मैं था इन्वॉल्व। उसके बाद मैंने विजिलेंस यूनिट में भी काम किया, मैंने ई गवर्नेंस यूनिट में काम किया। फिर मैं साउथ में गया, मैंने बहुत समय साउथ में भी बिताया। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे आईएम, आईआईटीज़ और जेएनवी, केंद्रीय विद्यालय, इन सभी संस्थाओं के लिए प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एस्टिमेशन, ये सारे कार्य किए। और मैं तो सौभाग्य समझूंगा कि मुझे आईआईटी चेन्नई, आईएम बैंगलोर, आईएम कोलिकोट और इवन आईएम शिलोंग, ये सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट रहने का अवसर मिला। थोड़े दिनों पहले मैं कोलकाता में था, अच्छा तो वहाँ पर हमने एक जीएसआई बिल्डिंग बनाने का कार्य शुरू किया है। और बहुत सारे विभागों, नए विभागों के नए कार्य कर रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे रियली डिफरेंट टाइप का एक्सपोजर मिला, जिससे मैं कर सका काफ़ी कुछ बात और के अब लिए। जब जून 2020 में आप महानिदेशक बने हैं, तो आपका विजन क्या है सीपीडब्ल्यूडी को लेकर? जो पोटेंशियल सीपीडब्ल्यूडी में है, कितना हासिल हो गया? क्या आने वाले समय में और भी भवन निर्माण, रख रखाव, इस तरह के कार्य करने होंगे? कभी भी अगर हमने बहुत कर दिया ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको अभी बहुत कुछ करना है, और हम बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बोला, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी से कर सकते हैं। तो मेरे कुछ प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं जिनको मैं विज़न कहूँगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे एचआर डेवलपमेंट पे बहुत कंसंट्रेट करना है। जो नए रिक्रूट्स आते हैं, यूपीएससी के थ्रू आते हैं, वो ग्रुप ए सर्विसेज में, उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक बिल्कुल उसको रीऑर्गेनाइज करना है, उसको रिवाइटलाइज करना है, जिससे कि उनको डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपोजर, 1 साल के समय में उनको एक्सपोजर मिल जाए। उसके बाद मिड करियर जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, वो भी डिफरेंट फील्ड्स में लोगों को एक्सपोजर मिले, बाहर जाके विदेशों में भी देखें हमारे लोग की क्या हो रहा है। उसके बाद फिर प्रमोशन एवेन्यूज़ भी मिलने चाहिए, जिससे कि हमारे जो काम करने वाले अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सेटिस्फाई रह सकें। फिर एक बहुत आवश्यकता है कि हम टाइम और कॉस्ट, जिसकी आपने शुरू में बात की, कि टाइम और कॉस्ट ओवररन हमको अपने प्रोजेक्ट्स में अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हमको उनको कंट्रोल करने के लिए मेथड्स और अपने उसको इम्प्रूव करने हैं। जी तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी हमको रियली बहुत काम करना है। हमने अभी टेक्नोलॉजीज, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और लोकल मटेरियल्स पे जी बहुत काम किया है। जी अभी हम एक प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन में, बहुत सारी बिल्डिंग्स हम प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। काफ़ी उसमें स्पीड है, बहुत स्पीड है, और क्योंकि वो फैक्ट्री में कास्ट करते हैं,
इसलिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकाल में जो विजन आपने रखा है ये पूरा हो, और क्योंकि कंज्यूमर जो है वो भी क्वालिटी कंट्रोल से आगे बढ़कर क्वालिटी एश्योरेंस की मांग रखता है, तो पूरी क्वालिटी के साथ उस तक सेवाएं पहुंचे। एक बार फिर से 166 साल की यात्रा पर आपको और CPWD की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। समाप्त करने के पहले मैं अपने विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों, जो हमारा विभाग का परिवार है, उस परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसी तरीके से, इसी कर्तव्य निष्ठा और इसी दक्षता, तकनीकी दक्षता के साथ आगे भी कार्य करते रहेंगे, जिससे हमारा विभाग और ऊंचाइयां प्राप्त कर सके। तो और उसके साथ मैं दूरदर्शन का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचार रख सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो थे विनीत कुमार जायसवाल जी, महानिदेशक CPWD, और हमने उनसे बातचीत की क्योंकि CPWD ने 166 साल पूरे कर लिए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।